हेलो दोस्तों, आज की बुक समरी का नाम है द मैन सर्च फॉर मीनिंग। ये किताब उन लोगों के लिए लिखी गई है जो अपनी लाइफ से हार चुके हैं, जिन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आती, जिन्हें लगता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में है। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ है तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। फिलहाल हम इस किताब को समराइज करते हैं, तो आइए सुनिए। ये समरी सुनकर आपको पता चलेगा कि आपसे भी ज्यादा कहीं ऐसे लोग थे जिनकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलात थे। वो भी अपनी लाइफ से आस तोड़ बैठे थे, लेकिन ऐसी बेकार लाइफ गुजारने के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हार मानने और ना मानने के बीच सिर्फ एक शब्द है, एक वर्ड है, वो है पर्पस। ऐसा पर्पस जिसकी वजह से उनके साथ क्या हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है, इसका उन्हें फर्क नहीं पड़ा। और इस किताब को लिखने वाला इंसान भी उन्हीं में से था। इसने इस किताब में अपनी दुख भरी कहानी लिखी है जिसे सुनकर आप मोटिवेट हो जाएंगे। ये था विक्टर फ्रैंकल। इन्हें एक ऐसी जेल में बंद किया गया था जहाँ हर रोज बेगुनाह लोगों को मार दिया जाता था, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी क्योंकि इनके पास एक पर्पस था, और वो था जीने और आजाद होने का पर्पस। वरना बहुत सारे लोगों ने खुद को खुद ही जेल में ही मार दिया। इस कहानी में उन खौफनाक चीजों का जिक्र नहीं आएगा जो वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान हुई थी। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की जिंदगी के बारे में है जो सब कुछ हार चुका था, अपनी पहचान तक। ये कहानी उस स्ट्रगल की है जो एक इंसान अपनी पहचान बनाए रखने के लिए कर रहा था, बावजूद उन तमाम जुल्मों सितम के जो उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में इनके साथ हो रहा था। हाँ, ये उन गुमनाम बेनाम कैदियों की कहानी है जो नंबर से ज्यादा कुछ भी नहीं थे। उनके नामों पहचान छीन कर उन्हें सोवर के नाम से बुलाया जाता था। विक्टर फ्रैंकल का कहना है, हम सिर्फ हड्डियों का ढांचा और गोश्त पोश्त थे, जिन्हें अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए रोटियों के टुकड़ों के साथ साथ इंसान बने रहने की भी जिद्दोजहद करनी पड़ती थी। कहा जाता है कि साइकोलॉजी की स्टडी करने के लिए मजबूत दिल होना चाहिए, इसीलिए कंसंट्रेशन कैंप की दर्द भरी दास्तान को सब लोग नहीं समझ पाते। इसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने ये सब करीब से देखा हो। मैं इस कैंप में एक बीमार कैदी था। 3 साल मैंने उस कैंप में काटे थे। यहाँ मैं आमतौर पर उस रेलवे ट्रैक पर काम करता था। मेरा काम था ट्रैक्स को खोदना। ये बात है 1944 की, जब हमें कंसंट्रेशन फॉर्म में गुलामों की तरह बेचा गया, जिसके बदले में कंसंट्रेशन कैंप को फॉर्म की तरफ से हर कैदी के हिसाब से पैसे मिलते थे। और इस तरह से मैं भी नंबर 104 109 बन के रह गया। कैंप में रहते हुए मैंने कैदियों के साइकोलॉजिकल रिएक्शन के 3 फेजेस एनालाइज किए। पहला फेज कैंप में एडमिशन, द सेकंड फेज इज रूटीन, थर्ड लिबरेशन। जब भी किसी नए कैदी को कैंप में लाया जाता था तो वो वहाँ के हालात देखकर गहरे सदमे में चला जाता था। एक दिन हमें कहीं ले जाने के लिए ट्रेन में भर दिया गया और एक डिब्बे में इतने कैदी भर दिए गए कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मुझे लगा हमें पोलैंड में मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन हमारी सांसें रुक गई जब हमने देखा कि ट्रेन अश्वित नाम के कंसंट्रेशन कैंप के करीब रुक गई। इस कैंप का मतलब था कब्रिस्तान। यही वो कैंप था जहां बेगुनाह लोगों को गैस चैम्बर्स में जिंदा जलाया गया। कैंप के करीब पहुंचकर हमें एक ऊंची दीवार नजर आई जिसके ऊपर कांटेदार तार लगी थी। हमारे कैरेज के दरवाजे खोल दिए गए। फटे हुए कपड़े पहनकर कुछ कैदी अंदर दाखिल हुए जिनके सर मुंडे हुए थे। उन कैदियों के पीछे पीछे हम एक शेड में पहुंच गए जहां पर कुछ खास किस्म के कैदी हमें अपने साथ ले गए। इन्हें कैपोज कहा जाता था। इन्हें कैंप में गार्ड की हैसियत दी गई थी। इन्हें आम कैदियों की तरह भूखा प्यासा नहीं रखा जाता था। इनमें से बहुत सारे यहाँ रहकर काफी खुश थे, लेकिन ये सारे कैपोज जल्लाद से कम नहीं हुआ करते थे। यहाँ एक एक शेड में 200 कैदियों को रखा जाता था। हम ट्रेन में 1500 से कुछ ज्यादा कैदी यहाँ पे आए थे। हम सब यहाँ सही सलामत रहने की दुआ कर रहे थे। हमें लाइन में खड़ा किया गया। मर्दों और औरतों की लाइन अलग बनाई गई। वो किसी को लेफ्ट तो किसी को राइट जाने का इशारा कर रहा था। मोस्ट ऑफ अस वर पॉइंटेड टू द लेफ्ट। ये एक इशारा हमारी जिंदगी का फैसला था। जिन्हें राइट जाने का इशारा मिला उनसे काम करवाया जाना था, और जो लेफ्ट की तरफ थे वो बीमार और कमजोर यानी कि कैंप के लिए बेकार थे। जब मेरी बारी आई तो मैंने हर तरीके से चुस्त और दुरुस्त दिखाने की पूरी कोशिश की, और मेरे सामने ऑफिसर ने मुझे राइट जाने का इशारा किया। जितने भी कैदी लेफ्ट की तरफ थे उन्हें बाद में एक साथ सबको मार दिया गया। उन्हें एक बड़ी बिल्डिंग में ले जाया गया जहां उन्हें गैस चैम्बर्स में डालकर उनकी जान ली गई। उन्हें जिंदा जलाया गया। जो लोग कमजोर थे उन्हें कैंप के लिए बोझ समझा जाता था। वहाँ पे इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी, और जितने भी कैदी राइट में थे उन्हें काम पे लगा दिया गया। कैंप के चारों तरफ कांटेदार तार थी जिनमें बिजली दौड़ती थी। हमारे इस्तेमाल के लिए हमें सिर्फ एक चादर दी गई, और हमारे पास जो चीजें थे वो हमसे छीन ली गई। फिर एक गार्ड ने चिल्लाकर 2 मिनट में सभी को अपने कपड़े उतारने को कहा। हम सब नंगे कर दिए गए। हमें एक कमरे में ले जाकर हमारा शेव किया गया। हमारे बदन पर एक भी बाल बाकी नहीं रहा। हमारे लिए एक दूसरे को पहचानना भी मुश्किल हो गया। खुद को और दूसरों को देखकर मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। हम सब नंगे खड़े थे और यही सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा। सेकंड फेज।
उस दिन मैं दूसरे 8 कैदियों के साथ एक कोठरी में रहा। इस कोठरी में हम सब कैदियों को सिर्फ 2 कंबल दिए गए और रात भर हम सब नींद लेने की जिद्दोजहद कर रहे थे। बस यही कुछ आराम के पल थे जब हम दर्द से आज़ाद थे। हम बिना अपना मुंह धोए अपने दिन की शुरुआत करते थे। महीनों तक हमें अपने कपड़े बदलने का मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि इन फटे हुए कपड़ों के अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं था। काम करते करते हमारे हाथ गल गए थे, फिर भी दवा का कोई इंतजाम नहीं था। इंसान में इतनी ताकत होती है कि वो कुछ भी झेल सकता है। बिजली के तारों को छूकर खुदकुशी करने का ख्याल तो हम सभी को आया था। हमें बस यही डर सताता था कि कहीं हमें भी गैस चैम्बर्स में ले जाकर जिंदा ना जलाया जाए। हमारे आसपास जो भी गार्ड्स रहते थे वो बिना वजह हमें पीटा करते थे। शायद उन्हें ऐसा करने में मजा आता था। बस हम जिंदगी से नाउम्मीद हो चुके थे। उस वक्त हमारे साथ एक डॉक्टर जो कैदी ही था, वो अपनी कोठरी से भागकर हमारी कोठरी में आया था। उसने हम सब से कहा, अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो हर पल काम करने के लिए खुद को फिट दिखाते रहो। उसने कहा, यहाँ पे बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जो बीमार है पर वो जिंदा रहने के लिए खुद को फिट दिखाते रहते हैं। ये लोग बीमारों पर तरस नहीं खाते, उन्हें दवा नहीं खिलाते, ये उन्हें गैस चैम्बर्स में डालकर उन्हें जिंदा जला देते हैं। जब से हम यहाँ आए थे उस दिन से हम अपने घर वालों की याद में तड़प रहे थे, पर अब तो हमें यहाँ पर ये सब कुछ झेलने की आदत सी हो गई थी। कोठरी में हम रहते थे वो बहुत ज्यादा गंदी थी, पर फिर भी हमें उसमें अपना सारा काम करना पड़ता था। खाना पीना मल मूत सब कुछ। नए कैदियों से गंदगी साफ कराया जाता था। अगर कोई मना कर देता था, वैसे किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, पर अगर कोई कर दे तो उसके चेहरे पे मल लगाया जाता था। जिन कैदियों से कुछ गलती होती थी उन्हें घंटों तक गार्ड्स मारते थे। एक टीनेजर को नंगे पांव बर्फ पर खड़ा रहने की सजा मिली, जिसकी वजह से उसे गैंग्रीना डिजीज हो गया। हम लोगों को हर रोज कोई ना कोई सजा मिलती ही रहती थी। हमें ये आम सा लगने लगा था कि हमारा साथी कब मर जाए, हम कब मर जाए। रोज हमें नए नए सदमे बर्दाश्त करने पड़ते थे। अभी अभी एक आदमी मुझसे बात कर रहा था और उसके मौत के बाद सभी कैदी उस पर झपट पड़े। ये कैदी उस पर इसलिए झपटते थे क्योंकि इन्हें उसके कपड़े या जूते वगैरह चाहिए थे। मैं सोच रहा था कि अभी 2 घंटे पहले ही ये मुझसे बात कर रहा था और उसके मरते ही लोग उस पर कैसे कूद पड़े। एक दिन मैं रेलवे ट्रैक पर काम कर रहा था, तभी बर्फ का एक तूफान आया। 2 पल के लिए मैं झुका, सिर्फ 2 पल के लिए। तभी एक गार्ड की नजर मुझ पर पड़ी। न जाने उसे क्या सूझी, उसने पत्थर फेंक कर मुझ पर मारा। उस दिन मुझे खुद पर काफी तरस आने लगा। मैं जानवरों जैसा महसूस कर रहा था, जैसे मैं एक जानवर हूँ और मुझे खरीदा गया सिर्फ काम के लिए। एक दिन मुझे सिर्फ इस पर मारा गया क्योंकि मेरे पीछे वाला कैदी लाइन में सीधे नहीं चल रहा था। हर वक्त बेवजह सिर्फ मार खानी पड़ती थी। ये तो जुल्म की इंतहा थी। काम करते करते हमारे हालात बहुत खराब हो गए थे। हमारे बॉडी की स्किन इतनी टाइट हो गई थी कि हम अपने जोड़ मोड़ नहीं पाते थे, और हमारे पैर इतने बड़े हो गए थे कि वो अब जूतों में नहीं आ रहे थे। पर हमें जूते फिर भी पहनने पड़ते थे क्योंकि हम मजबूर थे। बाहर बर्फ थी, ठंड थी। अगर कोई बर्फ पर फिसल जाता था तो गार्ड राइफल के पिछले हिस्से से उसे मारते थे, और हम ये जुल्म इसीलिए झेल रहे थे क्योंकि हम में जिंदा रहने की हवस बाकी थी। जब रात होती थी तो हम सब हाथ जोड़कर यही दुआ करते थे कि ऊपर वाले, आज का दिन तो गुजर गया, न जाने कल क्या होगा। दिमाग में बस यही था कि खाने के लिए कुछ मिल जाए और हम जिंदा रहे। कभी हम आपस में बातें करते थे कि अगर हम यहाँ से बचकर निकल गए तो हम मिलेंगे, सबके सब मिलेंगे और अच्छा खाना खाएंगे। हम आज़ाद होकर अपनी फैमिली से मिलना चाहते थे। अगर खाना ना मिले मतलब पेट भर के और अच्छा खाना, हमें तो बस एक ब्रेड पीस और सूप मिलता था। वजह से जब बॉडी से सारा फैट खत्म हो गया तो बॉडी खुद को ही खाने लगी। हम हर गुजरते दिन के साथ पतले और कमजोर होते जा रहे थे। कैंप में हम यही सोचते थे कि अब भूख की वजह से किसकी मौत होगी। हर रात सोने से पहले मैं खुद को देखता था कि मैं क्या था, अब क्या बनकर रह गया। सुबह होते ही 3 सीटियां बजती थी और हमें उठना पड़ता था। वही फटे हुए जूते पहनकर काम करना पड़ता था। इंतजार रहता था कि अब दोपहर कब होगी, क्योंकि उस टाइम हमें खाना मिलता था। इस खाने के लिए हमें बहुत कुछ सहना पड़ता था। कुत्तों जैसी जिंदगी हो गई थी, कुत्तों से भी बदतर। दोपहर का टाइम हमारे लिए सबसे ज्यादा खास होता था क्योंकि हम बहुत ज्यादा भूखे होते थे और कैदी इस तरह खाने पर झपटते थे, जड़ से खत्म कर देते थे। मैं कुछ खाना बचाकर अपने जेब में रखता था और बाद में थोड़ा थोड़ा करके खाता था। अब कैंप में एक बीमारी फैल गई। ये बीमारी मुझे भी लग चुकी थी। मैं अपना ध्यान भटकाने के लिए छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर कुछ ना कुछ लिखता रहता था। ये विश्वास जो कुदरत ने इंसान के अंदर रखी है ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। ये इंसान को बुरे से बुरे हालात में भी उम्मीद देती है। यही वजह थी कि हम कोठरी में जाकर दुआ करते थे, क्योंकि हम सबको सिर्फ ऊपर वाले पर अब भरोसा था। वही हमें आजाद कर सकता है। हाँ, हमारे जिस्म मर चुके थे लेकिन हमारी आत्मा, हमारी रूह जिंदा थी। चाहे हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। अगर हम भी थक हार कर बैठ जाते तो मारे जाते, लेकिन हम में जिंदा रहने और आजाद होने की आस बाकी थी। एक दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर हम सब काम पर निकल गए। हम में से जो भी धीरे चल रहा था उन्हें लातें पड़ रही थी। तो चलते चलते मेरे आगे वाले आदमी ने मुझसे कहा, अगर हमारी
بیوی ہمیں اس حالت میں دیکھ لے تو کیا سوچے گی۔ اس قیدی کی یہ بات سن کر مجھے اپنی پتنی کی یاد آئی۔ میں اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر اس کا چہرہ یاد کرنے لگا۔ اس دن مجھے پہلی بار یہ پیار والے گانے اور خوبصورت پوئمز کا مطلب پتا چلا، ان کی ویلیو پتا چلی، کیونکہ میرے پاس اس تکلیف بھری زندگی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، اور اس تکلیف میں مجھے میری بیوی کی یاد سکون دے رہی تھی۔ ہم سب کو وہاں پہ ایک نام دیا گیا تھا، وہ تھا سور۔ سور کے نام سے ہمیں بلایا جاتا تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میری بیوی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اس ٹائم جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو ہمیں قدرت بہت ہی خوبصورت لگنے لگی۔ ہم قدرت کی ایک ایک چیز نوٹس کر رہے تھے۔ ایک دن میرے دوست نے میرے ساتھ یہاں سے بھاگنے کا پلان بنایا، لیکن بھاگنے سے پہلے میں نے پورے کیمپ کا راؤنڈ لگایا۔ تبھی ایک بیمار قیدی نے مجھ سے پوچھا، تم بھی جا رہے ہو؟ یہ بات سن کر پتا نہیں میں کیوں نہیں جا سکا، اور یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ میں نہیں بھاگا، کیونکہ اب ہمیں جلدی آزاد کرایا جانا تھا، اور یہ آزادی ہمیں بیٹل فرنٹ نے دلائی۔ بیٹل فرنٹ جب کیمپ کے قریب پہنچے تو سارے گارڈز بھاگ گئے۔ انہوں نے کیمپ پر حملہ کیا، ہمیں آزاد کرایا اور سارا کیمپ جلا دیا۔ رات بھر جنگ کا شور صبح ہوتے ہی خاموش ہو گیا۔ یہ کتاب میں نے مشہور ہونے کے لیے نہیں لکھی، بلکہ ہمیں اس سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کتنی بھی خراب سچویشن کیوں نہ ہو، انسان کو کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ انسان کو جینے کی کوئی نہ کوئی وجہ مل ہی جاتی ہے۔ مطلب جب ہمارے پاس کوئی سٹرونگ پرپس ہوتا ہے، زندگی میں کچھ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، تو ہم اپنی طاقت، اپنے پیشن سے وہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ایسے ہی اور نالجبل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ اس چینل پر آپ کو ایسے ہی نالجبل ویڈیوز ملتی ہی رہیں گے۔ تو اب ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔